कल्चर का होमवर्क हमने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे। हिस्ट्री का रिवाइज कर लीजिए। हिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे तो आपको खास करके प्री के हिसाब से, क्योंकि मेंस में तो फिर अभी उसकी हिस्ट्री अलग है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा तो होता है, लेकिन खास करके वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम लोग पूरी तरह से थोड़ा सा प्रीलिम्स के मोड में ज़्यादा रहेंगे। आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप उसी को फोकस करिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स हो गया तो आगे की रणनीति आपकी काम आएगी। तो अब जब तक अभी तक आप अगर ऑप्शनल को ज़्यादा समय दे रहे थे तो अब 50% कर दीजिए। 4 घंटा दे रहे थे तो 2 घंटा दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा कर लीजिए। चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र अपनी बात शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो थोड़ा सा अब ज़्यादा क्लास इसमें नहीं लेंगे। 4 क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 3 क्लास या 4 क्लास में हमें चूँकि अब आज हो जाएगा, अगली बार फिर 2 क्लास ले लेंगे। ऐसा करके 3 क्लास में ही हम लोग एंशिएंट और मेडिवल की बात करेंगे। इस बार ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछली जो क्लासेस हैं एंशिएंट और मेडिवल की वो आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनको जाके देख सकते हैं। उसमें लंबी चौड़ी बात की हुई है, उसमें सब डिटेल समझाया हुआ है। तो मेंस में भी काम करेगा थोड़ा और प्रीलिम्स में भी, क्योंकि हिस्ट्री तो डायनामिक नहीं है और हिस्ट्री में करंट अफेयर्स भी नहीं होता, इसलिए वो हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो वो स्टैटिक पोर्शन है, प्योर स्टैटिक अगर कोई बात है तो वो है हिस्ट्री। उसमें भी जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से वो कल्चर वाले आते हैं, क्योंकि कल्चर के इवेंट होते हैं, है ना। एक्सकेवेशन होते हैं तो भी कल्चर ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि खुदाई में निकला है और उसका मीनिंग ये था, उसका मतलब ये हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें अब हमारी कल्चर वाली हम लोग पीछे छोड़ आए हैं पिछली क्लासेस तक। तो जिनको कल्चर वाला कंप्लीट करना है वो पिछली क्लासेस देखें। बाकी हम बात करते हैं फिर से वहीं से, पैलियोलिथिक से शुरू होता है हिस्ट्री, स्टोन एज से। और पैलियोलिथिक में वही लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, और मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये आप विकिपीडिया का सहारा ले सकते हैं। इंडिया में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अलग से होता है, तो हम लोग यूरोपियन क्लासिफिकेशन को आधार मानते हैं। अब यहाँ बहुत ज़्यादा टूल्स के बारे में जो मैंने पहले इग्नू के नोट्स के हिसाब से बता रखा था वो पुराने लेक्चर में आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ मैं स्टोन टूल्स की बात करूँगा तो सिंपल चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर, ये रिप्रेजेंटेटिव टूल्स हैं पैलियोलिथिक के, बड़े टूल्स हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स जो है वो मेसोलिथिक पीरियड का उदाहरण है। माइक्रोलिथिक टूल्स खास करके बहुत छोटे टूल्स हाथों में आ जाएं, कील के बराबर, छोटी कील जो हम लोग दीवार पे तस्वीर लगाने के लिए करते थे, उस प्रकार के जो छोटे टूल्स थे, स्टोन के टूल्स, वो माइक्रोलिथिक टूल्स कहलाते थे। और इनकी साइट्स तैयार करना है, एक बार जरूर करिएगा। वैसे भी हिस्ट्री की समझ के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि पैलियोलिथिक साइट्स क्या हैं, लोअर पैलियोलिथिक साइट्स क्या हैं, स्टोन टूल्स क्या हैं, उस समय का कल्चर पता चलता है कि लोग खाते क्या थे, लोग रहते कहाँ थे। ये स्टोन टूल्स फ्लेकिंग टेक्निक से बनाते, तो टेक्निक क्या थी? फ्लेकिंग टेक्निक थी, फ्लेक्स निकालते थे। इसका मतलब लोगों में समझ विकसित हो रही थी। फिर जीवन सामूहिक जीवन था या सॉलिटरी था, किस प्रकार से रहते थे, गुफाओं में रहते थे, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, तो वो सब हम लोगों ने कल्चर में बात की थी, कल्चर वाली। तो ठीक है, फिर थोड़ा सा
यहाँ पर जो हमने पुराने लेक्चर में फॉसिल्स के नाम लिए हैं वो भी आप साथ में जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे रिवीजन के टाइम पे, खास करके जब आप एग्ज़ाम से 6 महीने पहले रिवाइज करते हैं और एग्ज़ाम से 6 महीने पहले प्री की तैयारी करते हैं, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि अब 5 से 6 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, और 5 से 6 महीने जब आप तैयारी करते हो तो 50% टाइम अभी आप ऑप्शनल को दे सकते हैं, 2 महीने और, यानी 4 घंटे आप ऑप्शनल पढ़ते थे तो अब आप 2 घंटा 2 महीने और पढ़ सकते हैं। 2 महीने बाद फिर उसको 1 घंटा कर दीजिएगा, 1 आध महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, और फिर बिल्कुल बंद कर दीजिएगा उसको एग्ज़ाम तक। लास्ट के 3 महीनों में आपको नहीं पढ़ना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रेक कर दीजिए उसको पूरी तरह से, फिर पूरी तरह से प्रीलिम्स फोकस ही रिवाइज कीजिए, ठीक है। बाकी एकदम अभी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो लंबे समय तक भी पढ़ सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला भी लंबे समय तक पढ़ सकता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 2 ऑप्शनल ऐसे हैं जिनको लंबे समय तक पढ़ा जा सकता है, यानी पूरे एग्ज़ाम तक भी आप पढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उधर वेटेज मिलेगा आपको, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका साइंस टेक कमज़ोर है, थोड़ा सा उसका करंट अफेयर्स समझने में दिक्कत आती है, तो उधर समय कट करके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2-2, 4-4 घंटे नहीं पढ़ना है, 1-1 घंटा ही पढ़ना है फिर बाद में। तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखना पड़ेगी। डिज़ाइन तो करना पड़ता है टाइम टेबल, नहीं तो फिर समय बहुत सारा उसमें चला जाता है। तो एक तो टूल्स हैं, फॉसिल्स हैं, जीवन है, लाइफ है उस समय की, ये सारी चीज़ें करिएगा। मिज़ोलिथिक में ज़्यादा नहीं है। मिज़ोलिथिक अलग अलग जगह पर, विकीपीडिया में जाएंगे तो मिज़ोलिथिक पीरियड अलग है, किसी किताब में जाएंगे तो मिज़ोलिथिक पीरियड केवल 4-5 साल का है, किसी में 40,000 साल का भी हो जाता है। 40,000 तो नहीं, लेकिन फिर भी 20,000 साल, 25,000 साल, 30,000 साल तक भी कर लेते हैं। और एक तरफ जो है केवल 3,000 साल का होता है, 2,000 साल का होता है, तो 6,000 साल का होता है। तो ये तो मिज़ोलिथिक पीरियड का तो डिपेंड करता है साइट कौन सी है, यानी मनुष्य ने कदम रखा और उसके बाद मिज़ोलिथिक पीरियड हमेशा ख़त्म होता है तब जब मैदानों में आ जाते हैं, गुफाओं से निकल करके मैदानों में आ जाते हैं, तो मिज़ोलिथिक पीरियड ख़त्म होता है। तो आप इजिप्ट में देखेंगे तो अलग टाइम पे ख़त्म हो रहा है। यूरोप का इंसान जो है गुफाओं को छोड़ करके मैदानों में अलग समय पे आ रहा है। इंडिया में भीमबेटका की गुफाओं से निकल करके मैदानों में खेती करने के लिए वो बहुत बाद में आ रहा है या बहुत पहले आ रहा है, तो अलग अलग है। मतलब इसका कोई अलग अलग जो लिखा हुआ है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, वो उस स्थान के हिसाब से लिखा हुआ है कि वहाँ पर इंसान ने गुफाओं को छोड़ दिया है और सुहाना मौसम हो गया है, बर्फ़ हट गई है और घास के मैदान तैयार हो गए हैं, पालतू पशु जिनको बनाया जाना है वो दिखने लगे हैं, और अब गांव बनाया जा सकता है, एक साथ रहा जा सकता है, खेती की जा सकती है। इसको कहते हैं हम लोग नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। इसलिए नियोलिथिक पीरियड में चूँकि सब लोग सामूहिक रूप से रहते थे, गांव बना करके रहते थे, एग्रीकल्चर करते थे, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जो बात हम करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नवपाषाण क्रांति। उसको क्रांति कहा गया, रिवॉल्यूशन कहा गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई है। तब उन्होंने शरीर को ढकना भी सीख लिया है, नियम कानून, हो सकता है सोशल लाइफ भी आ गई है, और सोशल लाइफ भी, फैमिली भी आ गई है, शायद मैरिज भी हो गया होगा, यानी विवाह नामक संस्था ने भी जन्म ले लिया है, संपत्ति की अवधारणा भी आ गई है, पॉलिटी भी आ गई है। हो सकता है लोग सरपंच या मुखिया चुनने लगे हों, विवादों को निपटारा करने के लिए एक तरह की छोटी कोर्ट गांव में, न्यायालय एक तरह का बना दिया गया हो, तो ये सब चीज़ें होने लगी। तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है वो। तो हमारा जो आगे का जो समय है वहीं से है। और सबसे बड़ी चीज़ें बड़ी फाइन हो गई, बहुत ही फाइन। कौन क्या बोलते हैं हम लोग, NBPW, पॉलिश्ड वेयर, ठीक है।
NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये बनने लगे थे। मिट्टी को पकाया जाने लगा था, एक तरह से ईंटें तो नहीं कह सकते, लेकिन बर्तन पका करके टेराकोटा बन गया था। पहिए का यूज होने लगा था, आग का अच्छे से यूज होने लगा था, व्हील को अच्छे से यूज करने लगे थे, ये सारी चीजें होने लगी थी। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई थी। मिनिमम टेक्नोलॉजी तो इस समय में यूज होने लगी थी, शुरुआत की। पहली बार हम लोग जब मेटल का प्रयोग शुरू कर रहे थे तब हमने स्टोन का प्रयोग नहीं छोड़ा था। और फर्स्ट मेटल जो इंसान ने उपयोग करना शुरू की वो है कॉपर। सो उसको बोलते हैं कॉपर स्टोन एज, चाल्कोलिथिक, कॉपर स्टोन एज, चाल्कोलिथिक एज। और इंडिया में इसके साक्ष्य बहुत ज्यादा हैं चाल्कोलिथिक के। चाल्कोलिथिक के आहार है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रिकर्सर है, प्री हरप्पन स्टेज है। अर्ली हरप्पन बाद में है, प्री हरप्पन, इसको बोलेंगे प्री हरप्पन। फिर अर्ली हरप्पन आएगा, फिर हरप्पन आएगा। तो आईवीसी को 3 भागों में बांटा है, प्री हरप्पन, हरप्पन और पोस्ट हरप्पन। हड़प्पा पश्चिम सभ्यता, हड़प्पा पूर्व सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इस पूरे को मिला के बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो मैं बात कर रहा हूं चाल्कोलिथिक, वो कहलाता है एक तरह से प्री हरप्पन, अर्ली हरप्पन नहीं, प्री हरप्पन। अर्ली हरप्पन, हरप्पन एंड पोस्ट हरप्पन, और एक वो है प्री हरप्पन, हरप्पा से भी पहले। ठीक है, यहां साइट्स मिल जाएंगे आपको, बुर्जाहोम, गुफकराल, आदमगढ़ एग्जाम्पल है, होशंगाबाद के पास आदमगढ़। आदमगढ़ और भीमबेटका तो लगभग सभी एजेस में मिलेगा, सभी एजेस में भीमबेटका मिलेगा। मतलब ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा है 3 लाख सालों में कि यहाँ मनुष्य न रहा हो। तो 3 लाख साल से मनुष्य की उपस्थिति यहाँ लगातार है, तो लंबा समय तक मनुष्य है। हो सकता है बीच में कुछ समय के लिए वो गायब रहा हो, लेकिन लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए इस जगह को उपयोग में लाया गया है। आदमगढ़ भी पुराना है, लेकिन वो खास करके जो है वो कभी कभी मिलेगा, कश्मीर में है। बुर्जाहोम और गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में। उसके अलावा कुछ साइट्स जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं उनको बहुत सारी छोटी छोटी साइट्स पता होंगी, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, बहुत छोटी साइट्स जो जनरली जीएस में नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी पूछ सकते हैं। तो वो अगर आप करना चाहें तो इग्नू का नोट्स पढ़ लीजिएगा, पर्याप्त है इग्नू का नोट्स। बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइएगा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत किताबें हैं। आर.एस. शर्मा, मैंने आपको पहले ही बताया, एनसीईआरटी जो लिखी गई थी ओल्ड एनसीईआरटी, आर.एस. शर्मा, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। बाकी रोमिला थापर और वो सब चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी 6 की अभी जो नई बुक्स है उनमें क्या किया है कि टॉपिक्स पूरे उस हिसाब से कर दिए, जैसे आर्टिसन, जैसे पेंटिंग्स, तो सबको एक साथ करके वो एक जो सीक्वेंस होता था, मतलब एक कहानी टाइप जो कहा जाता था कि ये वो जगह है, यहाँ सोसाइटी ऐसी थी, यहाँ की पेंटिंग ऐसी थी, यहाँ ये औजार मिले, ऐसा था। तो वो कहानी टाइप लगता था क्योंकि एक के बाद एक युग परिवर्तन होता था और युग बदलता था, और युग बदलने के साथ इंसान बदलता था, उसका परिवार, समाज और उसके बनाए औजार और वो सब उसके साथ साथ चलते थे। अब क्या कर दिया है कि नई वाली एनसीईआरटी में सारी पहले चीज़ें सारे युग की एक साथ उस सीक्वेंस में पढ़ लो, उस समय के इवेंट्स सारे एक साथ, तो वो थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से तो फिर भी ठीक है, स्कूल के बच्चों के हिसाब से, क्योंकि उनके सामने कोई पिक्चर नहीं है और ऐसा डिपिक्शन की ज़रूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि उनको केवल अपनी यूनिट वाइज तैयारी करनी है और उसके आंसर लिखने हैं एग्ज़ाम में। तो 6 मंथली एग्ज़ाम होती होगी या क्वार्टरली होती होगी, या तो ऐसा करके उनका सिलेबस पूरा हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि हिस्ट्री पढ़ा दी गई है, लेकिन कहानी नहीं बनती है। पूरी जो एक
फिल्म जैसे चलना चाहिए, वो कहानी पुरानी किताबों में बनती है। इसलिए जिसने रोमिला थापर पढ़ लिए फिर उसको 6 का एनसीईआरटी और वो सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोमिला थापर को तोड़ तोड़ करके, उसकी किताब को तोड़ तोड़ करके ऐसा बनाया हुआ है। पहले पूरी किताब, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं, आर.एस. शर्मा की भी ओल्ड एनसीईआरटी की बात करते हैं। इन सब की किताबों को तोड़ दिया है। तोड़ते समय में थोड़ा सा जो भगवाकरण का आरोप लगता है कि, तो तोड़ते समय में जब वो नए सिरे से उसको बना रहे हैं तब उसमें थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है, क्योंकि पूरा कॉपी करेंगे तो फिर उसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए तोड़ तोड़ के करने में क्या है कि जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो या जिस पैराग्राफ को आपको लेना है सिलेक्टेड, वहाँ आप कुछ हिस्से को छोड़ करके ले सकते हो और बाद में भी कुछ हिस्से को छोड़ के ले सकते हो। उसे आप जैसा चाहते हो वैसा सिलेबस बन सकता है, वैसा ही पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है। कि आप किसी चीज़ को नहीं पढ़ाना चाहते तो कॉपी पेस्ट करते समय में उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसा लगता है कि नहीं, आपने कॉपी किया ही यहीं से है, जानबूझ के नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चयन करने का, तो रोमिला थापर और आर.एस. शर्मा दोनों पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको फिर वो इकट्ठा करना पड़ेगा, एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में इकट्ठा करना पड़ेगा। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अलग से रोमिला थापर पढ़ रहे हैं, तो फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और ओल्ड जो है, अगर पहले से ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास है और आप पढ़ रहे हो तो फिर रोमिला थापर की किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, दोनों अलग से भी किताब मिलती है और ये भी है, मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है, किताब उन्हीं की है, उन्हीं की किताब को वहाँ चलाया जाता है। ओल्ड एनसीईआरटी में उनकी किताब को ही सीधा पूरा लागू कर दिया गया था। आर.एस. शर्मा की किताब को 12th में लागू कर दिया था जिस तरह से। ठीक है ना, या 12th या जो भी क्लास थी, 11th या जो, उसमें लागू कर दिया था। तो वो दोनों के लिए है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कर लीजिएगा उसको जैसा भी है, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो नियोलिथिक तक, चाल्कोलिथिक तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आएगा पूरा वही आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला। और यहाँ साइट्स हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट साइट्स मुझे लगता है कि 12 साइट्स ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। उनमें मोहनजोदड़ो और चन्हू-दड़ो दोनों के पीछे दरो लगता है, दारो है, चन्हू दारो, मोहनजोदारो। तो इंग्लिश में हम लोग दारो बोलते हैं, हिंदी में दड़ो बोल देते हैं। तो चन्हू दारो, मोहनजोदारो, ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों पास पास है। हड़प्पा जो है, दरअसल ये क्या है, बहुत सारे गांवों का समूह है, या यूँ कहें कि नगर जो हम बोल रहे हैं, तो ये बीच में है, इसलिए बड़ी जगह है, बड़ी जगह। ठीक है, तो 2-3 हो गई, हड़प्पा हो गया, चन्हूदारो हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, और आलमगीरपुर ऊपर से चलें तो गुजरात में जाएंगे तो लोथल और धोलावीरा, बिल्कुल नीचे जाएंगे वहां तो लोथल और धोलावीरा, 2 स्थान वहां मिलेंगे आपको। कालीबंगा राजस्थान, बनवाली, सूरकोतड़ा, सूरकोतड़ा, लोथल और धोलावीरा लिख लिया ना। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जेनेटिक मैपिंग यही हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से तैयार कीजिएगा। डीएनए मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग, इसको जरूर तैयार कीजिएगा राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हाँ, रोपड़, यस, ठीक है। तो खास तो यही है, और भी आप बनवाली बता ही दिया ना मैंने, है ना। तो ये खास जगह है जिनको जरूर तैयार कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, एक एक पेज में करिए। हमारे नोट्स में जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरूर देखिए, अच्छे से दिए हैं। और मुझे नहीं लगता उसके बाहर कोई क्वेश्चन आता है, बाहर नहीं आता, उससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन
कुछ विशेषताएं हैं, हर साइट की कोई न कोई एक विशेषता है जिसके लिए वो साइट जानी जाती है। मतलब उसको पढ़ते ही इसी वजह से हैं। जैसे लोथल को डॉकयार्ड के लिए पढ़ते हैं, शिप बिल्डिंग के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, उसी के लिए पढ़ा जाता है। तो हर जगह को किसी न किसी कारण से पढ़ा जाता है, वो उसकी विशेषता है, वो ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो कम से कम वो वाली गलती ना करें तो आपका सिली मिस्टेक्स जो है वो कम हो जाएगा। हम लोग सिली क्वेश्चन से ही बाहर होते हैं। जो अधिकांश बच्चे ठीक कर रहे हैं, अगर हम गलत करेंगे तो फिर हमारे एग्ज़ाम में बने रहने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी कठिन चीज़ नहीं है, सिलसिलेवार आप पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाइए। पुरानी क्लास में जाएंगे तो हमने और डीप में बताया हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, पूर्व में कहाँ तक था, पश्चिम में कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ तक था, तो कितने बाय कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी आ जाता है कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता है पहली बार बिल्डिंग्स जो है वो सबसे पहली विशेषता है। सिटेडल, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। चबूतरा जो है टीले के ऊपर बना हुआ है, सोशल हायरार्की है, पॉलिटिकल हायरार्की है। ऊपर जो लोग रहते हैं थोड़े से हायर क्लास में होंगे, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। और चूंकि नालियां, ड्रेनेज सिस्टम की खूब चर्चा होती है, तो इसका मतलब हेल्थ और हाइजीन के प्रति वो काफी जागरूक थे। नाली तभी बनाता है ना आदमी। इतने साल पहले यदि आपने नालियां और पक्की नालियां बनाई हैं, टेराकोटा की ईंटों की, पक्की हुई ईंटों की बनाई हैं, इसका मतलब है कि आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, गंदगी को गांव से, शहर से पूरी तरह से नियोजित तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं। इधर उधर पानी भरा हुआ रहेगा तो बीमारी फैलेगी, ये समझ थी। मकानों को जिस तरह से बनाया गया था और मुख्य सड़कें जो थी, जो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई जो दिखाई देती है, उनमें मकानों के जो मेन गेट थे वो गलियों में थे, उधर नहीं थे, मेन रोड पे नहीं थे। अभी जो होता है, अभी हम लोग देखते हैं कि चोरियां क्यों होती है। चोरियां ज़्यादा इसलिए होती कि सबके घर जो होते हैं वो मेन गेट जो होता है वो मेन रोड पर होता है, और पीछे जो है सबके पीछे एक गली होती है। कॉलोनीज बनती है ना इंडिया में, अभी मॉडर्न कॉलोनीज, पीछे गली होती है, तो उसमें से चोर सबसे ज़्यादा घुसते हैं, पीछे से घुसते हैं, क्योंकि मेन रोड पर तो ट्रैफिक रहता है, लोग आते जाते हैं, तो घर में घुसना मुश्किल हो जाता है। तो घर के पीछे से घुसना, दरवाज़ा तोड़ना, और वो लोग समझदार थे। वो लोग मेन रोड पर तो पिछवाड़ा रखते थे घर का, और मुख्य द्वार खुलता था गली में पीछे। तो इसका मतलब वो सिक्योरिटी के ऊपर, या प्राइवेसी भी, क्योंकि पर्दा वगैरह और उतना सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा वगैरह उतना ज़्यादा, अभी तो हम कर्टेन लगा देते हैं, तो सड़क से गुजरता हुआ आदमी घर में झांक सकता था। तो प्राइवेसी के प्रति, हाइजीन के प्रति ये चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें से निकल के आते। क्योंकि यूपीएससी फिर क्या है कि ये क्वेश्चन तो पूछे हुए कि डोक्या कहाँ था, या जूते हुए खेत कहाँ मिले थे, चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, ये सब तो बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए। अब वहाँ क्या है कि अब नए प्रकार की चीज़ें इस प्रकार की निकाली जाती है। ग्रेट बात है तो सेरिमोनियल बात होगा, क्योंकि इतना बड़ा बात, स्विमिंग पूल तो तभी हो सकता है जब सेरिमोनियल है, इसका मतलब पूजा पाठ है। सील बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवीसी में सील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीलों से ही पता चलता है कि वो किसकी पूजा करते थे। तो डाइटीज, मदर गॉडेस, अर्थ, पृथ्वी, उर्वरता की देवी पृथ्वी, फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी,
पौधा निकलते हुए दिखाया गया ना नाभि से, तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो डाइटीज में गॉडेस है, यानी मातृ पूजा भी मिलती है और पशुपति पूजा। भगवान शिव का आदि रूप जो है पशुपति, तो एक योगी को ऐसे बिठा, योगिक मुद्रा में पशुपति बैठे हैं, भगवान बैठे हैं योगिक मुद्रा में और चारों तरफ जानवर खड़े हैं, तो पशुपति शिव की सील है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्प बेल, यस, हम्प बुल, यस, हम्ड बुल, कुबड़ वाला बेल है। डांसिंग गर्ल, गुड। वो कांसे की मूर्ति है, ब्रॉन्ज, ठीक है, वो जो मूर्ति है वो कांसे की है, तो इसका मतलब है कि ब्रॉन्ज यूज होने लगा था। तो कॉपर ब्रॉन्ज एज, इसको हम लोग जनरली एक और वर्ड यूज करते हैं, कॉपर ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज यूज होने लगा था। डांसिंग गर्ल, हम्प्ड बुल। बाकी दूसरी चीजें हैं कि बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं मिलता है कॉइन्स का, इसका मतलब करेंसी जो है वो उस तरह से नहीं थी, बार्टर एक्सचेंज ही था, है ना, बार्टर एक्सचेंज ही था। तो फिर ट्रेड किन किन कंट्रीज के साथ में था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिलेटेड विथ तमाम कंट्रीज, अफगानिस्तान ऊपर, है ना, हाँ, मेसोपोटामिया, यस, ईरान। ईरान तो ऑब्वियसली रास्ते में है, तो ईरान से तो हमारा बहुत पुराना है। और ग्रीक नहीं बोलेंगे उसको, हाँ, बैक्टीरियन, हाँ, यस, हाँ, येलो रिवर वेल। और फिर प्रीशियस स्टोन्स के नाम पूछ लेते हैं, लेपिस लेजुली, और उनके स्टोन्स के नाम पूछ लेते हैं कई बार कि किस किस का व्यापार होता था, कौन कहाँ। अगर कोई पत्थर मिलता है किसी देश में और फिर वो अगर आईवीसी की साइट्स में मिला, इसका मतलब है कि उस कंट्री के साथ में, और वहाँ पर अगर खुदाई हुई और यहाँ का अगर कुछ मिल रहा है, इसका मतलब एक्सचेंज हुआ करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, भारत एक खोज देखेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी हमने कल्चर में वैदिक पूरा कवर किया है, तो वैदिक लाइफ में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन यहाँ तो यहाँ पे क्रॉप्स जरूर देखिएगा। क्रॉप कौन सी क्रॉप थी, यानी क्या बोते थे वो, तो गेहूं है, ज्वार है, ये चीज़ें हैं। चावल और उसको छोड़ दीजिएगा तो बाकी चीज़ें यहाँ मिल जाएगा। और पालते किसको थे, कौन से पालतू पशु थे, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो किया था उसमें कौन कौन थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सब पता है, हर साल की तरह हम बताते हैं, पुराने लेक्चर देखेंगे तो उसमें भी है, और ये आप कर लेंगे तो हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता इसमें समझने जैसा कुछ है, समझने जैसा कुछ नहीं है। बस मैं जितनी बात करके एम्फेसिस दे रहा हूँ वो उसका कारण है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा वैदिक पीरियड में आ जाते हैं। इसके बाद जो समय रहेगा 1800 से, तो उसको हम लोग वैदिक पीरियड कह सकते हैं। ऋग्वेद, और ऋग्वेद के साथ ही दो चीज़ याद रखिएगा, लोहा, अयस, आयरन, इसको आयरन एज भी कहते हैं। लोहा आ गया था तो आयरन बाद में आया है। तो वैदिक लोग आयरन का प्रयोग करते थे, और स्पेशली चावल और जौ दोनों हवन में डाले भी जाते थे। तो चावल, ब्रीही, यव, जौ, और 5 नदियां जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मानी जाती है, सिंधु नदी के साथ, जो 5 नदियां हैं, वेदों में उन सब के नाम लिखे हैं अलग अलग, अश्किनी, वितस्ता, विपासा, पुरुषणी। तो इस तरह से जो 5 नदियां हैं उनको जरूर वेटेज दिया गया है। तो इसका मतलब है कि वैदिक युग में इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें
उन लोगों ने आके शुरू की होगी। लेकिन ये केवल नदियों का नाम से इरिगेशन का प्रूव नहीं होता, क्योंकि वो नोमैडिक पीपल माने गए हैं। आर्य जो हैं वो नोमैडिक पीपल माने गए हैं और मध्य देशों से, मध्य एशिया से, उधर से आए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी में जो डिक्लाइन की थ्योरी है उसमें दो माने जाते हैं कि एक तो आर्यन इन्वेजन हुआ है, इस वजह से इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, और दूसरा क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ख़त्म हो गया। तो अगर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ख़त्म हुआ है तो फिर आर्यन इन्वेजन की थ्योरी उतनी काम नहीं करती है। लेकिन इंडो ईरानियन लैंग्वेज बोली जाती है। संस्कृत जो वर्ड है वो इंडो ईरानियन, तो संस्कृत भाषा, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें प्रूव होती हैं। तो ये रिलीजियस डिबेट, कौन पहले आया कौन बाद में, लेकिन जो भी आया किसी को भगा तो सकते नहीं जब भी आया, तो इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन प्रेस्टीज जो बात करते हैं लोग कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम पहले आए हैं, या हम तो यहीं के हैं, एबोरिजिन्स हैं, आप बाहर से आए हैं, बस वही एक झगड़ा है। तो पॉलिटिकल डिबेट ज़्यादा है। हिस्टोरियंस जो हैं वो क्लियर हैं 90% लोग, और कुछ लोग जो है वो नई थ्योरी निकाल रहे हैं, तो चलता है ये सब चीज़ें। हम लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमको फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है, इमोशंस पे नहीं जाना है, फैक्ट्स पे जाना है। हमको फैक्ट्स पढ़ने हैं। हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें आंसर लिखना होगा। हम वहाँ इमोशनल नहीं हो सकते कि नहीं यार ये तो यहीं के थे और ऐसा आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर ऐसा आया है तो हमको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, और वो आंसर लिखने के लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कई चीज़ें हिस्ट्री में ऐसी हैं कि जिनके साथ इमोशनली हमको नहीं जुड़ना है, और इमोशनली अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तब भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके साथ अटैच होना ज़रूरी है, ठीक है। अटैच होंगे तो फिर आप वर्तमान में ले आएंगे उन संकटों को और फिर नफरत करने लगेंगे। तो जीवन तो वैसे ही संक्षिप्त है आपका, 60-70 साल 80 साल ज़्यादा से ज़्यादा जीता है आदमी, उसमें 30-40 साल नफरत में निकाल दिए तो वैसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बीमारियां घेर लेगी। देखिए नफरत, 24 घंटे नफरत में रहने से भी हार्मोनल ड्राइव हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। बीमारी घेर लेगी, डायबिटीज़ घेर लेगी, हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पार्किंसन आ जाएगा, तो आप जल्दी मर जाओगे। तो यहाँ ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं या फिर जल्दी मरने के लिए आए हैं? या बीमार होकर के दुनिया को क्या तो हम देख पाएंगे, क्या कर पाएंगे? तो जीवन जितना भी बचा, अब 3000 साल पहले या 2000 साल पहले, 4000 साल पहले कौन कब आया था, कहाँ आया था और कहाँ रह रहा था। भीमबेटका में तो 2-3 लाख साल पहले आ गए थे। तो अब क्या करें? उनको सबको भारत रत्न देते हैं, क्या करें बुला के? क्या कुछ नहीं हो सकता ना, मर आ गए, सब खत्म हो गया। कौन कब आया था? अब उससे अभी खून जलाने से, अभी हार्मोन्स खराब करने से, अभी बॉडी खराब करने से कोई मतलब नहीं, फालतू बात है। उसका कोई रिलेवेंस नहीं है अभी के वर्तमान से उसका। हाँ, स्टडी जरूर करनी चाहिए, खुदाई जरूर करनी चाहिए, एविडेंस इकट्ठे करना चाहिए, लेकिन वो फॉर स्टडी ओनली पर्पज ऑफ आर्कियोलॉजिकल पर्पज होना चाहिए उसका। तो आर्कियोलॉजी में जैसे कोई लाश, आपको डेड बॉडी, कंकाल मिला है, स्केलेटन, तो आप बोलते हो कि महिला का है, पुरुष का है, क्या है, बस उसकी स्टडी करते हो, इतने 1000 साल पुराना है, ये है, ये पुरुष रहा होगा और ये पेड़ से गिर के मरा होगा, या ये ऐसा है। तो हम उस तरह से उसकी पढ़ाई करते हैं। तो बिल्कुल सेक्युलर तरीके से पढ़ाई करें और उसको ख़त्म करें। बाकी जैसे ही डिबेट में जाएंगे तो झंझट खड़े हो जाएंगे। 50 तरह की चीज़ें हैं। इसी को इसलिए बोलते हैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में तो वही उखाड़े जाते हैं। लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ करके भी स्टडी कीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है। मुर्दों के साथ रोइए मत, ठीक है। और ज़्यादा हंसिए भी मत, मुर्दों के साथ हंसते भी नहीं है, वो भी अभद्रता है। और रोने की भी ज़रूरत नहीं, इमोशनल होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ बने रहिए और पढ़ाई कीजिए। तो ये अच्छा संदेश है आप सबके लिए। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी रही हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि जो ऋग्वेद में जो शब्द हैं, जैसे पुरंदर, इंद्र के लिए जो शब्द यूज़ किया गया है पुरंदर, जिसका अर्थ होता है किले तोड़ने वाला, किलों को नष्ट करने वाला, पुरंदर। तो आपको वैदिक शब्दावली जो है वो तैयार करनी होगी।
वेदों में गांव को क्या कहते थे, गांव के प्रमुख को क्या कहते थे, राजा को क्या कहते थे, ठीक है, कर्मचारियों के नाम क्या थे। तो कह सकते हैं अब थोड़ी सी लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वैदिक लिटरेचर, पहला तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना चाहिए वैदिक लिटरेचर, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म के प्रमुख तत्व, यानी कि गॉड गॉडेसेस कौन कौन से होते थे, ऋषि जो थे उस समय के, सेजेस, इंपॉर्टेंट सेजेस, महिलाएं भी ऋषि होती थी, महिलाओं के नाम विदुषी महिलाएं उस समय की, इंपॉर्टेंट रूलर्स, टाइप्स ऑफ यज्ञास, कितने प्रकार के यज्ञ होते थे, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ यज्ञास, टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ऐसे आपको तैयार करना है। एंड 16 संस्कार वहीं से आए हैं, 16 संस्कार, षोडश संस्कार जिनको कहते हैं, रिचुअल सेरेमनी के साथ होते थे ये। 4 आश्रम, 4 आश्रम, 4 वर्ण, वर्णाश्रम, इसीलिए साथ में बोलते हैं वर्णाश्रम। 4 पुरुषार्थ, 3 ऋण, त्रिऋण बोलते थे उसको। एंड अब लिखिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक प्रशासन। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी, सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलेगा। सोशल सोसाइटी भी लिख सकते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी लिख सकते हैं, तो वर्ण वगैरह आ जाएंगे उसमें। और लीगल टर्मिनोलॉजी, उस समय के जो कानून थे, कानून बनने लगे थे, नियम बनने लगे थे, कौन क्या करेगा, कैसे होगा। सभा समिति, पॉलिटिकल में आ जाएगा सभा समिति। ठीक है, हाँ, यस, ऊर्था, यस। तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। और ये डिक्लाइन नहीं हुआ है, इसका वैदिक पीरियड डिक्लाइन नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसफॉर्म हुआ है पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। और इंपॉर्टेंट अथर्ववेद जो है, चौथा वेद, वहां पर आता है पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ऐसे हिस्ट्री की शुरुआत होगी। यहीं पर एपिक पीरियड भी होगा और महाजनपद भी होगा। महाजनपद के साथ ही एपिक पीरियड दोनों एक साथ ही है क्योंकि 16 महाजनपदों की दोनों, रामायण पहले है, महाभारत बाद में। तो रामायण और महाभारत दोनों में ही 16 महाजनपद आते हैं। तो एपिक पीरियड, महाकाव्य काल, रामायण काल, महाभारत काल और महाजनपद काल। तो 16 महाजनपद की लिस्ट बनाइए। तो इस बार का होमवर्क समझ में आ रहा है? 16 महाजनपद की लिस्ट बनाइए और साथ ही उनके प्लेसेस, वर्तमान नाम, अभी क्या 16 महाजनपद को उस समय किस नाम से जाना जाता था, अभी किस नाम से जाना जाता है, राजा कौन थे, इंपॉर्टेंट। लोकेशन मैप में जरूर देखिए, मैप मिल जाएंगे आपको 16 महाजनपद। और कैपिटल क्या हुआ करते थे उसके, कैपिटल सिटी, प्रेजेंट नेम ऑल्सो, ओल्ड नेम एंड प्रेजेंट नेम दोनों याद होना चाहिए।
ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा जंप करूँगा, बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हर्यक और शिशुनाग और वो नंदवंश में भी महापद्मनंद गणानंद, वहाँ हम नहीं जा रहे, हम सीधा आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेरी पुरानी स्टोरी सुन लीजिएगा, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बार के होमवर्क में चंद्रगुप्त मौर्य जरूर कीजिए। मौर्य डायनेस्टी, संस्थापक हो जाएगा फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं यहाँ पर विष्णुगुप्त, एक ब्राह्मण हैं पाटलिपुत्र के, लेकिन स्टडी के लिए तक्षशिला जाते हैं। राजा जो गणानंद है वो टैक्सेशन गलत तरीके से करता है, करारोपण जो करता है उसका तरीका बहुत गलत है, टैक्स लगाने का बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है और अय्याशी करता है, अपने ऊपर खर्च करता है, जनता पे नहीं करता है। तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। डेमोक्रेसी ठीक से नहीं है क्योंकि ये मोनार्की है। बाकी जगह पर वहाँ पर जो महाजनपद हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है, एक तरह से जनतंत्र है, और वो संघ हैं, वो जन है, जनपद हैं, और वहाँ डेमोक्रेसी जैसा भाव है। ओलिगार्की भी है, कहीं पे जाएंगे तो ओलिगार्की भी मिलेगा, लेकिन खास करके जो मगध है वो मोनार्क है, एक ही राजा है और उसका लड़का ही राजा बनता है। तो वंशवाद है, ठीक है, वंशवाद है। तो वो उसके खिलाफ है, वंशवाद के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, टैक्सेशन जो गलत तरीका है, एक्सप्लॉयटेशन है, उसके खिलाफ है। बट वो निजी तौर पर, जाति तौर पर, पर्सनली दुश्मनी भी निकालते हैं, बदला लेते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, लाइक मैट्रिमोनियल अलायंस, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन हिस्ट्री। तो मैट्रिमोनियल अलायंस वो भी यूनान के साथ में, सेल्यूकस निकेटर, हेलेना, जिसे हम हेलेनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, तो वो हेलेना के साथ में उसका विवाह। और उसका जो मैसेंजर है मेगस्थनीज, वो बहुत अच्छे से लिखता भी है, नियार्कस, मेगस्थनीज, ये अच्छे से लिखते हैं। तो ये जो पूरा है ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा। यहां फिर आप जंप कर सकते हैं अशोक पे। अशोक जो गवर्नर है किसी समय में, आपने अगर भारत एक खोज देखा है तो उज्जैन के गवर्नर हैं और तक्षशिला के गवर्नर। भारत एक खोज देख लीजिएगा अच्छे से, अशोक 2 पार्ट में है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अशोक। टर्मिनोलॉजी भी बहुत सारी। अशोक के समय में बौद्ध धर्म फिर से, ऑलरेडी हमने धर्म पहले पढ़ लिए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत अच्छे से डिटेल में, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अशोक का काल जो है बौद्ध धर्म को बढ़ाने वाला काल है। लेकिन अशोक के यहाँ थोड़ा समझने वाली बात यह है कि उसको हिंसा से नफरत हुई है या उसने बौद्ध धर्म धारण किया है, हिंसा छोड़ दी है लेकिन राज्य करना नहीं छोड़ा है। इसलिए कलिंग को छोड़ा नहीं है, ठीक है, कलिंग को छोड़ा नहीं है, हिंसा छोड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इतिहास में आप देखेंगे कि जो शांत रहने वाले लोग हैं वो बड़े परिवर्तन कर पाए हैं। अशोक शांत रह करके बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाया। गांधी शांत रह करके अंग्रेजों को नॉन कोऑपरेशन भी कर पाए और सहयोग भी कर पाए, उनकी अवज्ञा भी कर पाए और भारत छोड़ने के लिए कह भी पाए, अहिंसा और शांति के साथ, शांति और अहिंसा के साथ, और सच बोल करके। ये बहुत मुश्किल काम है। बुद्ध राजकुमार थे तो डेफिनेटली उनके पास तलवार हुआ करती होगी, तीर कमान हुए करते होंगे, लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो बुद्ध के पास कुछ नहीं था। लेकिन जो सम्राट खून करते थे, हत्याएं करते थे, वो सम्राट बुद्ध के सामने आकर के सरेंडर होते थे। तो जिनके पास हथियार नहीं है वो हथियार वालों को गिरा रहे हैं। अंगुलीमाल डाकू था, उसने अपनी डाकूगिरी बुद्ध के शरण में आकर के छोड़ी। बुरे काम करने वाले
अपराध करने वाले, युद्ध करने वाले, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, अत्याचार करने वाले लोग इतिहास में शांत लोगों के सामने, सच्चे लोगों के सामने, प्रेम से बात करने वाले लोगों के सामने धराशायी हुए हैं। ये हमारा इतिहास है, बड़ा जबरदस्त इतिहास है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने युद्ध करके सबक सिखाया। इसका मतलब नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है, नफरत को शांति से जीता जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। इतिहास है, हमारा इतिहास है। हथियार लेकर के, तलवार लेकर के, बम लेकर के, बंदूक लेकर के शांति नहीं लाई जा सकती। ये इंडियन हिस्ट्री बताती है ना। सुन, प्रेम से बात करके, अहिंसा से, सच बोल करके, ईमानदारी से शांति लाई जा सकती है। इतिहास में कई बार हुआ है, कई बार हुआ। अब जो लोग बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर आपकी बात ठीक नहीं है ना। आपको बात करना आता नहीं है, इसलिए नहीं मानते। आपको अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, योग्यता का विकास करना पड़ेगा। अगर आपको बात करना आ गई तो फिर आप बात करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात से जो हो सकता है वो युद्ध से नहीं हो सकता, उसमें दो तरफा नुकसान होता है। तो इतिहास साक्षी है। अशोक ने हिंसा छोड़ करके, धम्म का रास्ता अपना करके साम्राज्य का विस्तार कर लिया, क्योंकि उसने, जब वो हिंसा कर रहा था तब वो स्ट्रगल कर रहा था। बुद्ध ने अपना धर्म जो फैलाया वो बिना हिंसा के फैलाया, अपनी बात से फैलाया। तो ये दर्शन, इंडिया का दर्शन, भारत की फिलॉसफी। गांधी उसके बाद बहुत लंबे समय बाद शांति की बात करने वाला कोई आदमी आया ना। उसके बीच में लंबे समय तक अशोक ने जो शांति स्थापित की थी, उसके बाद सीधे आपको गांधी ही मिलेंगे। हमारे यहाँ गीत भी है कि बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला। जिसने बुद्ध गांधी का आना है पहचाना, जिसने बुद्ध गांधी का, अब आप देखेंगे कि वहां शांति से बात करने वाला युद्ध जितवा रहा है कृष्ण। गीता में, भगवत गीता में वो शांति से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं। लेकिन प्रेम से बात करके युद्ध जितवा देते। वो गुस्सा नहीं करते, वो खुद गुस्सा कहां करते हैं, वो तो मुस्कुराते हुए गीता सुनाते हैं। गांधी ही मुस्कुराते हुए जनता से बात करते हैं, सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना है। अवज्ञा जब आती थी, सिविल डिसोबीडियंस, तब बोलते हैं बात ही नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए, बात मानना ही नहीं है। अंग्रेजों से कह दो कि भारत छोड़ के चले जाएं। कमाल है, तीन आंदोलन आप पढ़ते हो, तीनों आंदोलन में कॉन्फिडेंस देखिए, बात समझ में आई ना। वहां अर्जुन को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, ये यहाँ जनता को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं। वहां बुद्ध जो है उसको युद्ध छोड़ने के लिए कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, यहाँ युद्ध करने के लिए, क्योंकि वहां युद्ध अलग तरीका का है, यहाँ अलग तरीके का है। यहाँ साम्राज्य विस्तार के लिए आप युद्ध कर रहे हैं, इसलिए बुद्ध मना कर रहे हैं। कृष्ण न्याय और धर्म की स्थापना के लिए उसको कह रहे हैं मारते क्यों नहीं, खत्म करो। लेकिन प्रेम से कह रहे हैं, खुद गुस्सा नहीं होते, खुद हथियार भी नहीं उठाते, अहिंसा ही है ना। तो बहुत ही शानदार है। तो पूरा इतिहास जो उठा के देखेंगे तो अहिंसा की जीत होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन, ऐसा ऑब्जर्वेशन निकालना आना चाहिए। नहीं तो मौर्य साम्राज्य तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन कहाँ है, चिरस्थायी चीजें कहाँ हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं आज, क्यों याद कर रहे हैं उसको, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज आप लिख पाएंगे। क्या कहता है, मेंस के आंसर राइटिंग में तो यही सब चीजें जाएंगी ना। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की